हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है, जो कि है काइनेमेटिक्स 11th का, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिसको फिजिक्स का पी भी नहीं आता उसको भी हर चीज़ समझ में आएगी। हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाएंगे। ठीक है, कहाँ से कौन चीज़ स्टार्ट होती है वहाँ से आपको बताएंगे। और उस चीज़ का एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, जो कि आपके नीट में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा कंसंट्रेशन स्टार्ट करिएगा अपना माइंड का, और बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा। ठीक है, सब लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले समझो कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। बहुत सारे लोग इस चीज़ से घबराते हैं, लेकिन अब आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में देखो, पहले समझो कि भाई मैकेनिक्स क्या होता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो होता है वो मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। काइनेमेटिक्स ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। तो देखो, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट का, कह सकते हो, पोजीशन का चेंज होना, मीन्स कि वो मोशन कर रहा हो या फिर वो रेस्ट पर हो। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है या फिर वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो ये सारी जो चीज़ें कैलकुलेशन वाली होती है वो सब हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैकेनिक्स आपके तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है स्टैटिक्स। पहला आपका होता है स्टैटिक्स। दूसरा आपका होता है डायनामिक्स। क्या होता है? डायनामिक्स होता है। और तीसरा आपका होता है काइनेमैटिक्स, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आपको पता तो होना चाहिए काइनेमैटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या होता है? स्टडी, स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, रेस्ट या फिर मोशन की स्टडी होती है कहाँ पर? मैकेनिक्स के अंदर। अब पहली चीज आती है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसके अंदर हम रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और देखो, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, इन दोनों के अंदर ही हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, कि स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि देखो, काइनेमेटिक्स के अंदर ये होता है कि जैसे मोशन हो रहा है, मान लो एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, कार जो है वो चल रही है। तो कार क्यों चल रही है, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते। कार क्यों चल रही है, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते। ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये चीज़ें हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंदर। मतलब ये हुआ कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग मोशन की तो स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन का काज क्या है, किस वजह से वो मोशन हो रहा है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो चीज़ें हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंदर। देखो, डायनेमिक्स कौन सा चैप्टर है? जो आपका फिफ्थ चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। जहाँ पर आपकी फोर्स ऐसी चीज़ें आ जाए, फोर्स वगैरह कुछ भी दिख जाए, वो समझ लो वो आपका डायनेमिक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स में हम लोग काज नहीं पढ़ते। डू नॉट, डू नॉट स्टडी अबाउट, अबाउट कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से मोशन हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप ऐसे। ठीक है, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी यहाँ पर होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, जैसे आपकी एक कार है। ठीक है, वो कार अभी अपने रेस्ट पोजीशन पे है। ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट पर है। कैसा है? रेस्ट पर है। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वो सारी फिजिक्स आएगी आपके स्टैटिक्स के अंदर। समझ रहे हो? जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो ये रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो आता है स्टैटिक्स के अंदर। सिंपल सी बात है। लेकिन अब इससे भाई कुछ फोर्स वोर्स लगेगी या फिर इसको हम आगे ऐसे खींच लेते हैं, तो ये कुछ आगे जाएगा। हाँ भैया, जाएगा, मतलब इसका मोशन हो गया। मतलब इसका मोशन हो गया। तो मोशन की स्टडी हम कहाँ कर सकते हैं? मोशन की स्टडी हम डायनामिक्स में करेंगे और काइनेमेटिक्स में करेंगे। जैसे हम निकालते हैं ना, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब सिखाऊंगा। परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं आता यार, बेफिक्र रहो, सब सीख जाओगे। बस थोड़ा
चीज़ों को इग्नोर मत करना और कॉन्टिन्यूटी बना के रखना। फिजिक्स में आपको हर चीज़ सीक्वेंस में आनी चाहिए, तो ही आप आगे कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया, लेकिन मोशन में क्यों हुआ ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने फोर्स लगाया। यानी फोर्स मतलब आप उस चीज़ को खींच रहे हो ना, या फिर आप उस चीज़ को धक्का दे रहे हो। तो देखो, अगर आप फोर्स की भी स्टडी करोगे तो वो आएगा आपका डायनेमिक्स के अंदर। लेकिन अगर आपने सिर्फ पढ़ा कि हाँ इसका जो है वेलोसिटी कितना है, अच्छा एक्स है, एक्सलेशन कितना, अच्छा वाई है, डिस्प्लेसमेंट कितना इसने ट्रेवल किया, अच्छा जेड इसने जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, अगर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, तो आपका आता है काइनेमैटिक्स के अंदर। लेकिन मोशन हुआ क्यों, फोर्स की कहानी अगर आ गई, अगर फोर्स की कहानी आ गई तो वो आपका आता है किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। आई होप कि आपको हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, वीडियो तुरंत पॉज करो और तुरंत उसको पूछो। ठीक है, डाउट जो भी हो तुरंत का तुरंत पूछते रहा करो। ठीक है, डाउट को हमने रोक के नहीं रखना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ काइनेमैटिक्स के बारे में बताना। कुछ टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होगा, बहुत ही बेसिक लेक्चर है यार, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लिए, इरेज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स जो होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन पर जितना फिजिक्स होता है और मोशन में। फिर हमने इसको कैटेगराइज किया तीन पार्ट में, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आपका रुका होता है ना, उसका मोशन नहीं होता, उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, साफ शब्दों में हम लोग बोले तो। और नेक्स्ट आपका आता है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, आपका मोशन होता है और उस किस वजह से मोशन हो रहा है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, हम लोग कॉज को नहीं पढ़ते। ठीक है, ये कुछ बारीकियां हैं कि कौन सी चीज़ किस में आती है। अगर आपको पता रहेगा, फिजिक्स अभी स्टार्ट हो रही है, तो आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपके समझ आएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होना फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में। इरेज कर दें इसको, थोड़ा सा थोड़ा जगह हो जाए। ठीक है, ओके। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए काइनेमेटिक्स। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। देखो, काइनेमेटिक्स के अंदर हमको सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, कुछ हमको टर्म पता होनी चाहिए। जैसे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए रेस्ट। अच्छा, रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब यह है कि किसी चीज का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज ना हो रहा हो। जैसे हमने कहा, ये हमारे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, तो देखो समय के साथ अगर ये मूव ना करे, ऐसे ही रहे, ठीक है, इसका कोई मूवमेंट ना हो, इसका मोशन ना हो टाइम के साथ, तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन पर है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं टाइम के साथ मूव ना करूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मैं अभी रेस्ट पोजीशन पे हूँ। लेकिन रेस्ट या मोशन ये एक रिलेटिव टर्म होते हैं। जैसे आप सब लोग अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि हम रेस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन आप जिस प्लानट पे हो, अर्थ, वो तो रोटेट कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नया सुन लिए होगे आप लोग। कुछ नहीं यार, जहाँ से ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विथ टाइम, विथ टाइम। तो अगर भैया पोजीशन ही नहीं चेंज होगी तो उसको हम रेस्ट बोल देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। दूसरी चीज, मोशन क्या है, तो मोशन मतलब मोशन कि अगर कोई चीज मूव कर रही है, यानी पोजीशन जो है, पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। ठीक है, समझ आई बात, बहुत आसान सी चीज थी। अगर ये चीजें आपको पता होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका भी आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा हो, जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा हो, मीन्स रेफरेंस पॉइंट है,
रेफरेंस पॉइंट है फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। देखो फिजिक्स में हमने कुछ आपको टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया है ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी सीधे सीधे चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो। टेक्स प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे जैसे मान लो भैया आप जो है ये एक रेल की पटरी है, ठीक है, आप जो है ऐसे ट्रेन के अंदर बैठे हो, ये आप बैठे हो और ये मान लो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, ये आप हो, ये आपका कोई दोस्त है और ट्रेन चल रही है, ट्रेन अपनी एक वेलोसिटी के साथ चल रही है और बाहर जो है मान लो ये आपका कोई एक दोस्त यहाँ भी है, वो खड़ा है बाहर, ठीक है, मान लो आपके कोई घर वाले हैं आपको छोड़ने आए हैं, ये आप हो ए और ये आपका दोस्त है बी और ये आपके घर के कोई मेंबर हैं सी। ठीक है, समझ आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सारी कहानी कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये रिलेटिव टर्म होते हैं। देखो जैसे ट्रेन चल रही है, हाँ, तो जब आप अपने दोस्त को देखोगे, ये जब ए वाला जो है बी को देखेगा तो वो उसको रेस्ट पोजीशन पर दिखेगा, लेकिन वही ए जब सी को देखेगा तो वो मोशन में लगेगा, है ना, कि भैया हमारी ट्रेन आगे जा रही है या फिर हम लोग बैठे हैं लेकिन सी जो है वो पीछे जा रहा है। होता है ना कई बार जब ट्रेन में आप बैठे हो तो आपको लगता है आप रुके हुए हो लेकिन सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं, तो आपको लगेगा कि जो ट्रेन के बाहर है उसका मोशन हो रहा है और लेकिन जो आपके सामने बैठा है वो अभी रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन ये अगर आप बाहर वाले आदमी से पूछोगे सी से तो सी कहेगा भैया ए और बी दोनों ही मूव कर रहे हैं, जबकि ए ने कहा कि बी आपका रेस्ट पर है, ए ने ये कहा कि बी आपका रेस्ट पर है, हाँ ठीक है, लेकिन सी ने बोला कि नहीं जो बी है ये मोशन में है, ये जो है ये मोशन में है। और अगर आप पूछोगे कि ए और बी ये दोनों मोशन में है, बोल देगा कि ए भी आपका मोशन में है और बी भी आपका मोशन में है। लेकिन मान लो एक इंसान बाहर ऐसे है डी, ठीक है, ए ने बोला था सी को कि भैया तुम मोशन में हो, लेकिन डी जो है वो बोलेगा सी को कि तुम रेस्ट पर हो। मतलब समझ पा रहे हो कि ए जो है उसने बी को बोला तुम रेस्ट पे हो और उसने सी को बोला तुम मोशन में हो, ठीक है, लेकिन जब सी से पूछोगे तो सी बोलेगा नहीं बी जो है ये रेस्ट में नहीं है, बी आपका मोशन में है। और जो सी है इसको जब डी देखेगा तो कहेगा सी जो है ये मोशन में है ही नहीं है, ये तो रुका हुआ है। मतलब ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ जो रेस्ट होते हैं और जो मोशन होते हैं ये आपके रिलेटिव टर्म होते हैं और ये डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, नोट करिए इसको, फिर मैं समझाता हूँ उस चीज़ को लिखकर। आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इरेज किया जाए इसको, फिर मैं आपको वो चीज़ लिख के समझाता हूँ। मतलब भाई ये है, मतलब सिंपल से ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट मर सब के लिए नहीं हो सकता और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हमेशा नहीं हो सकता, किसी के रेफरेंस में हो सकता है, हर किसी के रेफरेंस में वो मोशन में नहीं हो सकता। मींस रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पर डिपेंड करते हैं भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से कंसीडर किया जा रहा है ये इस बात पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कि रेस्ट रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट हो या फिर मोशन हो, ये आपके रिलेटिव टर्म होते हैं, आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। ठीक है, रिलेटिव टर्म होते हैं एंड डिपेंड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पर डिपेंड करते हैं भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल में, है ना, कि जो ए है भैया, इससे कहोगे बी कैसा है तो बी कहेगा भैया ये रेस्ट पर है, ए कहेगा बी आपका रेस्ट पर है, और सी जो है वो बाहर है, तो ए बोलेगा जो सी है ना ये मोशन में है, ये कैसा है? मोशन में है। लेकिन एक इंसान बाहर डी है, उससे कहोगे भैया सी की क्या कहानी है, तो बोलेगा नहीं सी तो रेस्ट पर है। और अगर सी से पूछोगे बी के बारे में तो कहेगा ऐसा है कि बी जो है वो रेस्ट वेस्ट पे नहीं है, वो मोशन में है। वो क्या है? मोशन में है। तो देखो जब आप सी पर गौर करोगे तो सी के बारे में दो बातें आ रही, कहेगा रेस्ट पर भी है और मोशन में भी है, ये दोनों बातें सी के रिस्पेक्ट में कही जा रही है। और जब आप बी पर आओगे तो बी के बारे में कोई कह रहा है रेस्ट पर है, कोई कह रहा है मोशन में। मीन्स ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आई खोपड़ी में आपके? समझ आ गई होगी अब तो बिल्कुल ही स्टार्ट किया है बेसिक से, समझ आ गई होगी बात। इसको नोट करो यार, बहुत जरूरी था। अगर आपको ये चीज अभी समझ आ गई ना, समझ लो तुम बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, क्योंकि ये चीजें ना
बहुत देर तक पढ़ने के बाद, समझ लो 11th में तो पूरा पूरा साल निकल जाता है, लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं आती लोगों को। जब मैं स्कूल टाइम में था भाई, किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती थी। जब हम लोग सीडो फोर्स वगैरह पढ़ते थे, तब भी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। अगर आपको ये चीज़ें अभी 50% में समझ में आ गई ना, तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। नोट करो इसको। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ काइनेमेटिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं। इरेज किया जाए, ठीक है। इरेज करता हूँ थोड़ा सा। यार काइनेमेटिक्स का ऊपर वाला चीज़ नहीं दिख रहा था फ़ोन में, अभी मैंने देखा तो उसको सही किया। खैर हेडिंग था, मैंने बोला था तो आप शायद नोट कर लिए होगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बाद, कुछ आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिस्टेंस। वो है क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है ना? तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, लोग बताओ जल्दी। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। हाँ सही दिख रहा है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपका होता है क्या? डिस्टेंस होता है कि आप कोई एक रास्ता तय कर रहे हो, उस रास्ते को आप पूरा जोड़ लो। जो भी आपने एक्चुअल में पाथ को ट्रेवल किया है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो बन जाता है डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ की लेंथ। एक्चुअल पाथ की लेंथ। एक्चुअल पाथ की लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। आसान है? हाँ भैया आसान है। कैसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, ये बताओ। देखो जैसे ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। स्टार्ट करो, थोड़ा कंसंट्रेट करना, ठीक है। देखो ये है ए, ये है बी। अब ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे हम ए से गए, ऐसे आ गए बी पे, या फिर हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में आ गए, या फिर हम ऐसे ऐसे घूमते घूमते गए बी पर आ गए, या फिर हम लोग बिल्कुल ही ऐसे गए, फिर 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 ऐसे आके हम लोग बी पे पहुंच गए अंततः। ठीक है। तो ए और बी, यानी आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट आपका बी है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ए से बी जो आपने पहले रास्ते से गए, ये भी आपका डिस्टेंस है, दूसरा भी आपका डिस्टेंस है, तीसरा भी आपका डिस्टेंस है, और चौथा भी आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन दूसरी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों एकदम भाई साथ में ही आप समझो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी यानी शॉर्टेस्ट जो पाथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो ए से आप बी पर आए, हाँ ये सब तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन है? तो सबसे छोटा रास्ता आपका दूसरा होगा। तो जो दूसरा रास्ता है वो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आपका पहला रास्ता हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, या फिर आपका चौथा हो, ये चारों ही आपके जो हैं, ये चारों ही जो हैं, ये आपके डिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टेंस होते हैं। समझ रहे हो बात को? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे वो शॉर्टेस्ट हो, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट के बीच का हो, या फिर कुछ भी हो, अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ कैलकुलेट कर लें बस, वो आपका बन जाता है डिस्टेंस। और अगर सबसे छोटा वाला जो आपका डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब भैया आप ये समझाना चाह रहे हो कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होती है, या फिर कभी कभार इक्वल हो जाती है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। यानी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। तो मैं आपको एक रिलेशनशिप बताने वाला हूँ, उसको आप लोग गौर करिएगा। ऊपर दिख रहा है या नहीं यार? दिख तो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस होता है, क्या हो गया, जो आपका ये डिस्टेंस होता है, जो आपका ये डिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या फिर कभी कभार इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। यानी आपका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या फिर कभी कभार इक्वल हो सकता है। जैसे देखो, जो दूसरा रास्ता है, ये आपका डिस्टेंस भी है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, ये आपका डिस्टेंस भी है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी अगर ए से बी दूसरा रास्ता अगर 50 मीटर हुआ, 50 मीटर हुआ, तो डिस्टेंस भी 50 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए। लेकिन देखो, पहला रास्ता मान लो 60 मीटर है, मान लो 60 मीटर है, ये आपका 70 मीटर है और ये आपका 80 मीटर है। ठीक है, ये आपका 80 मीटर है। तो इस केस में देखो, 50 मीटर 60 मीटर से छोटा होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया है ना। 70 मीटर भी आपका 50 मीटर से बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। ऐसे 80 भी होता है। तो ये रिलेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका ये बताया गया है। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी भी कुछ आपने पढ़ा होगा, किसी किसी को पता भी होगा शायद। जो लोग 11th में हैं उन्होंने शायद अभी 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, जो लोग थोड़ा नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग वीडियो का थोड़ा प्लेबैक स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ। खैर, देखो मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ की लेंथ, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। ठीक है, तो देखो रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या फिर कभी कभार इक्वल हो जाता है। इरेज करते हैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा से आप लोग फोकस करिए, आप हर चीज़ सीख जाएंगे। तो फिजिक्स में अगर आप स्किप नहीं करते हो चीज़ों को, रेगुलर आप चीज़ों को करते रहते हो सीक्वेंस में, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि बस रट लेंगे चीज़ों को, समझेंगे नहीं, तो फिर सवाल आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, आसान है चीज़ें, बस थोड़ा सा सीखते रहिए। और वीडियो में थोड़ा क्या इम्प्रूव करना है बताते रहो। आप लोगों ने पिछले बार बताया वीडियो में कि थोड़ा लाइट इंक्रीज़ करो, तो मैंने लाइट इसमें काफ़ी इंक्रीज़ किया है। उससे काफ़ी पसीना भी आ रहा है गर्मी की वजह से। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ ये है, वो है स्पीड। क्या है, स्पीड क्या होता है भैया, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है भैया डिस्टेंस का जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलता है स्पीड। जैसे आप बाइक चला रहे हो, हाँ, तो बाइक में एक देखो स्पीडोमीटर होता है। जैसे आप एस्केलेटर ऐंठ देते हो तो वो आपको आगे बढ़ जाता है, नहीं तो थोड़ा पीछे होता है, नहीं 20 पे होता है, 15 पे होता है, 30 पे होता है। वो अचानक से जब 60-70 पे जाता है तो वो आपका स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है। यानी जो आपके गाड़ी में लगे हुए स्पीडोमीटर होते हैं हमेशा स्पीड को बताते हैं। और कौन सी टाइप की स्पीड को बताते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताते हैं। जो आपके गाड़ी में लगे हुए स्पीडोमीटर होते हैं वो कभी वेलोसिटी को नहीं बताते, कभी भी वेलोसिटी को नहीं बताते हैं। हाँ, बता तब सकते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। मतलब आप बिल्कुल सीधे रोड पे जाइए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, तो उस केस में आपका स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल ही इक्वल हो जाता है। मान लो पहले आप आई से गए, फिर आई से गए, फिर आई से गए, फिर आई से गए, तो उस केस में आपको स्पीड बता देगा, वेलोसिटी नहीं बता सकता। ठीक है, खैर आइए देखते हैं। देखो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो मिलता है आपका स्पीड। अच्छा भैया, स्पीड कितने टाइप की हो सकती है, तो स्पीड आपके सिलेबस में दो टाइप की दी गई है। कितने टाइप की दी गई है, दो टाइप की दी गई है। पहली आपकी होती है एवरेज स्पीड और दूसरी आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। भैया एवरेज मतलब वो एक लार्ज टाइम इंटरवल होगा, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। अब तुम लोग सीख रहे हो चीज़ों को, बहुत सही पकड़ रहे हो चीज़ों को। देखो पहली चीज़ आती है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है, एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी बोल दिया, एवरेज स्पीड होती है। और दूसरी होती है क्या, दूसरी आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत सही पकड़े हो आप लोग। ठीक है,
देखो, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या स्पीड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज मतलब एक लार्ज ड्यूरेशन के लिए। तो एवरेज स्पीड में लिखिए कि ये आपका एक लार्ज ड्यूरेशन का एवरेज होता है, लार्ज ड्यूरेशन के लिए होता है, लार्ज ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आप कौन सी स्पीड देखते हो, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हो। एक सेकंड, ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, नीचे लिख गया है, दिख रहा है दिख रहा है। अच्छा भैया, कैसे इस चीज़ को हम समझें। देखो, मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मान लिया भैया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल आपका सीधा रोड है, ठीक है। देखो, जैसे आप किसी कॉल किया आपके पास, वैसे उठाना नहीं चाहिए कॉल, उसने आपसे पूछा आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो आप क्या करोगे, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर वहाँ देखोगे, तो जो आपको स्पीड तुरंत दिखेगी, जो आपकी स्पीड तुरंत दिखेगी, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि आपने पूरा डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है, और आपको जितने टाइम में आप पहुंचे इनिशियल से फाइनल, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो वो हो जाता है एवरेज। कैसे आप समझते हैं, देखो, जैसे हम ए से चले, पहला वर्ड लिखो ना, इससे तो पता नहीं चलता है क्यों नहीं है, चल जा चल जा चले। हाँ सर, आप ए से बी पर पहुंचे, ए और बी का जो डिस्टेंस है, जो आपका ये डिस्टेंस है वो कितना है, वो मान लो आपका है 100 मीटर, ठीक है, वो कितना है 100 मीटर है। और आप कितने टाइम में पहुंचे, देखो यूनिट यूनिट समझते रहो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो, उसका यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है, ठीक है। किलोमीटर भी होता है, मीटर एक छोटी यूनिट होती है। आप कितनी देर में पहुंचे भैया, तो आप पहुंचे 5 मिनट के अंदर। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस टाइम से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप डिस्टेंस देखेंगे कितना है, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, टाइम कितना है 5 मिनट, तो आपको मिलेगा 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से आप लोग चले हैं। यहाँ पर मिनट होगा भैया, सेकंड नहीं होगा, क्योंकि आपको सेकंड चेंज करोगे तो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलो, जो कि आपका हो जाएगा एवरेज, एवरेज स्पीड। अब मान लो किसी ने आपसे इस इंस्टेंट पे पूछ लिया, जब आप इतना डिस्टेंस कवर किए थे, तो आपने बोला भैया हम यहाँ पर हम जो हमारी स्पीड है वो है हमारी 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो 40 मीटर पर मिनट की जो स्पीड है वो आपकी हो गई एक इंस्टेंट पे, वो आपकी हो गई एक इंस्टेंट पे। और एवरेज जो है वो पूरे टाइम इंटरवल का है भैया, 40 आ रहा है इंस्टेंट पे, एवरेज निकल के आ रहा है 20। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एवरेज छोटा कैसे होगा। देखो, जब आप बाइक स्टार्ट किए होगे, तो कुछ टाइम आपको स्टार्ट करने में लगा होगा, इनिशियल तो वेलोसिटी, आप इनिशियल स्पीड तो आपको मान लो 0 है, फिर आप धीरे धीरे 1 पे गए होगे, फिर आप 2 पे गए होगे, फिर आप 3 पे गए होगे, और जब आप बाइक रोकने लगे होगे, तो पहले आप 20 से आए होगे 15 पे, फिर आए होगे 10 पे, फिर आए होगे 5, फिर ऐसे करके 0 0 पे आ गए होगे। मतलब ये हुआ कि एवरेज का मतलब है कि वो शुरू से लेकर अंत तक पूरा कैलकुलेट करेगा, 0 1 2 3 +20 +40 +30 +0 अपॉन पूरा टाइम से डिवाइड कर देना है, तो वो होता है एवरेज। एवरेज का मतलब है कि शुरू से अंत तक, चाहे आप 0 पे रहो, चाहे आप 2 पे रहो, चाहे आप 4 पे रहो, वो सब को कैलकुलेट करके डिफरेंशिएट करता है टाइम से। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर पे, मान लो आपको शुरू में फ़ोन करके पूछ लेता, तो आप यहाँ बोलते भैया 2 ही मीटर पर मिनट की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को। इस एग्जांपल से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होगी। एक तो यार लाइट लगाने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। खैर, तो एवरेज और आपको इंस्टेंटेनियस यहाँ पर समझ आया होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ जो लिखना चाह रहा हूँ, किधर लिखूँ, थोड़ा मुझको लगता है इरेज करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यार, फिर मैं बताता हूँ। तो आपको समझ आया होगा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड में आपको दो बताया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का, जबकि आपका एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है एक टाइम इंटरवल के लिए जब आप स्पीड निकालते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि लोग इसको पता नहीं क्या समझ लेते हैं रिलेट करके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका एवरेज स्पीड है, जैसे आपका एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू
इंस्टेंटेनियस से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है भैया, समझ गए। यही चीज़ सब लोग याद करके बैठते हैं। मोस्टली लोग, मेरे जो दोस्त थे भाई स्कूल टाइम, वो यही याद कर लिए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती है, कम हो ही नहीं सकती। वो लोग ये याद करके रखे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू में कॉल करें उसके पास तो बोल रहा है भैया हम 2 ही मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन एवरेज कितना है 20, तो इस हिसाब से 2 आपका जो है छोटा हो गया ना, और 20 आपका बड़ा हो गया। मतलब एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस से बड़ा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज आपका ये है कि एवरेज स्पीड जो है वो आपके इंस्टेंटेनियस के बराबर भी हो सकता है। कैसे भैया? मान लो आप किसी टाइम 20 की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो वो आपको हो गया इंस्टेंटेनियस, और वो आपका एवरेज के इक्वल है। और तीसरा कंडीशन ये है कि एवरेज स्पीड जो है वो छोटा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड से। यही रिलेशन मोस्टली लोग याद करके रखते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन आपकी पॉसिबल होती है। तो आप इस तीनों चीज़ को समझिए अच्छे से। समझ में आई बात? हाँ भैया, आ गई। इसको नोट करो थोड़ा से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है एवरेज से। नहीं, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। आसान है। हाँ, इसको इरेज करूँगा, मैं बताता हूँ आपको वेलोसिटी के बारे में। आसान था, बहुत आसान था यार। स्पीड आपके दो में कैटेगराइज किया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, और ये एग्जांपल तो आपका बढ़िया ही हो गया। इस एग्जांपल से आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी 3 लाइनें लिखी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। देखो, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि डिस्टेंस को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है स्पीड, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है क्या? वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तुम लोग चीज़ों को सीख रहे हो, बहुत ही अच्छे से चल रहे हो। ठीक है, यही रफ्तार बना के रखो। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। भैया इसको थोड़ा और अच्छे से समझाओ। समझा रहा हूँ, देखो। इसको हम लोग कैसे समझे? मान लो ये ए पॉइंट है, हाँ भैया, ये बी पॉइंट है। ए से बी पर गए 100 मीटर है, ठीक है। ए से बी पर गए ये 120 मीटर है। ऐसे ऐसे नाचते हुए हम लोग गए, ये आपका मान लो 150 मीटर है। तो ये बताओ वेलोसिटी के लिए हम कौन सा पाथ लेंगे, कौन सा इसमें से हम कंसीडर करेंगे? तो भैया देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे यही लग रहा है 100 मीटर। तो यहाँ पर हम 100 मीटर को ही कंसीडर करते हैं वेलोसिटी के अंदर, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ओनली कंसीडर। ठीक है, इन दिस केस वेलोसिटी अगर कहीं आ जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लेना, डिस्टेंस मत लेना भाई लोग। जबकि डिस्टेंस के अंदर सब होता है, अभी मैं एक रिलेशन और आपको बताऊंगा, तो वहां पर ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए हम इसको ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे वेलोसिटी आपके दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी। अब तो तुम लोग समझदार हो गए, बहुत तेज हो गए हो। जैसे अभी आपका स्पीड था ना, वैसे ये भी होता है। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, और एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तो आप लोग खुद ही समझ गए होगे ये क्या ही है, बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो देखो, अगर आप एक टाइम इंटरवल का वेलोसिटी निकाल रहे हो तो एवरेज हो जाएगा, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का निकाल रहे हो तो आपका इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये एक इंटरवल, टाइम इंटरवल का होता है, इंटरवल का होता है। जबकि आपका इंस्टेंटेनियस जो होता है एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर इंस्टेंट का होता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट का होता है। ठीक है, जबकि आपका जो एवरेज होता है एक टाइम इंटरवल का होता है, और इंस्टेंटेनियस जो होता है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का होता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और ये चीज़ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ठीक है, आसान है यार चीज़ें, बस थोड़ा सा फोकस करो, हो गया।
सीख जाओगे सारा कुछ। देखो हमारा जैसे 100 मीटर जो है इसी को हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर, है ना। और आपका जो इस 150 मीटर वगैरह 120 मीटर ये सब तो आपका होगा नहीं, तो इसीलिए ये आपका वेलोसिटी के केस में आता है। ठीक है, अब आप गए ए से बी, ठीक है, अपनी जो है हीरो होंडा बाइक से 100 मीटर है। अब 100 मीटर आपने कितनी देर में ट्रेवल किया, तो आप भैया 10 मिनट के अंदर ए से बी तक गए। हीरो होंडा है कि यार बैलगाड़ी है, इतना स्लो कौन चलाता है। खैर मान लो बहुत भीड़ रहा होगा, ट्रैफिक रहा होगा, ठीक है। अब गांव वाली रास्ता है, समझ रहे हो, फीलिंग समझ जाओ, गड्ढे वड्ढे बहुत हैं, इसलिए आप 10 मिनट में पहुंचे एकदम आराम आराम से। ठीक है, बिल्कुल मम्मी वाली बात से ना कि बाइक बहुत धीरे चलानी चाहिए। देखो, आप ए से बी पहुंचे कितने टाइम में, आप 10 मिनट में पहुंचे। अब आपको स्पीड, आपको वेलोसिटी निकालना है कौन सी, एवरेज। तो आप यहाँ लिखिए एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड आपका होगा कितना होगा भाई, तो 100 मीटर बटे 10, तो ये आपका हो गया कितना, 10 मीटर पर मिनट। बहुत तेज स्पीड से आप गए हो, तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी स्पीड। यार पता नहीं क्यों दिमाग में आ जा रहा है, अभी लिखा था ना इसीलिए। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आपका, एवरेज वेलोसिटी होगा आपका 10 मीटर पर मिनट। लेकिन फिर किसी ने आपके पास कॉल किया यहाँ पर, पूछा भाई तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो तुम बोलोगे यार 25 की स्पीड से, 25 की वेलोसिटी से हम लोग चल रहे हैं, 25 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से। और स्टार्टिंग में पूछ लिया, स्टार्टिंग में बोलोगे अभी तो हम लोग 1 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से चल रहे हैं। यहाँ पे कॉल किया तो बोला नहीं भाई हम लोग 10 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से हम लोग चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस आप किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ ले, एवरेज तो आपने निकाल के रखा है, तो चाहे 25 मीटर पर मिनट हो, 1 मीटर पर मिनट हो, या फिर आपका 10 मीटर पर मिनट हो, ये सब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर की जाती है। समझ में आई बात। यानी किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी वो आपका हो गया इंस्टेंटेनियस, और पूरे टाइम का आपने निकाल लिया, ठीक है, तो वो आपका हो गया एवरेज। मतलब ये हुआ कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो आपका एवरेज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको मैं इरेज करूँ, फिर मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। आसान है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे ना कि वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक सवाल करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। देखो, जिस भी चीज़ की वीडियो होगी पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई बढ़िया क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका एवरेज एवरेज वेलोसिटी होता है, जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है, ये बड़ा होगा किससे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ठीक है भैया, ये तो हम जान ही गए, ये तो हम समझ लिए, अब आपने बताया ऐसा। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी ये इक्वल हो सकती है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। हाँ भैया, ये भी बात हम समझ गए। जैसे उसने वहाँ पे कॉल किया तो 10 मीटर उसने खुद बता दिया, है ना। और तीसरी बात जो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, और यही शायद चीज़ बहुत लोग जानते भी हैं, कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो छोटी होती है किससे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो ये तीनों ही बातें हो सकती हैं। आपको एक बात नहीं याद करके जाना, आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाल लगाते लगाते ये चीज़ें आपके दिमाग में इंटर कर जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ। नोट करिए इसको, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कर लिए, मिटा दें। ओके, इसको इरेज करता हूँ मैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है ना, फिर आपका काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, रस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। आवाज़ें निकालने में अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे बंद कमरे में फ़ोन के सामने बोलना एक अलग ही फीलिंग होती है। खैर, फिर मैं आपको स्पीड बताया। स्पीड में आपके दो होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जबकि आपका वेलोसिटी भी दो टाइप का होता है, ठीक है। रुको, मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ मार्कर, ये थोड़ा कम चल रहा है, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। नोट करिए इसको। ओके, अच्छा, पहले एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी हो सकती है और या फिर इक्वल हो सकती है। वैसे एक रिलेशन और होता है, वो रिलेशन ये होता है कि एवरेज स्पीड जो होता है
वो या तो हमेशा ज़्यादा होगा या फिर कभी कभार इक्वल हो सकता है किसके, आपके एवरेज वेलोसिटी से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होता है या फिर कभी कभी इक्वल होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट कर लिए? इरेज करते हैं, फिर आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेस्ट। तो एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी से या फिर कभी कभी इक्वल हो सकता है। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। तो कुछ रिलेशंस आपको समझ में आई होंगे यहाँ पर, जैसे कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से लेकिन कभी कभी इक्वल होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आती है क्योंकि हम स्पीड में आपका डिस्टेंस कंसिडर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी में जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वेलोसिटी भी छोटी ही होगी, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है, रिफिल करने के बाद भी ये हालत है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, ए पार्टिकल move along the circumference moves along along the circumference along the circumference along the circumference of circle from P to Q। एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है एक सर्कल के सरकमफ्रेंस से P से Q तक। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी फिगर बनाता हूँ तो आप समझ जाओगे ये P और Q है क्या। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। तो ये पार्टिकल जो है P से Q तक जाता है अलोंग द सरकमफ्रेंस, यानी पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसा ऐसा होते हुए यहाँ पर आता है अलोंग द सरकमफ्रेंस। इसको जो सर्कल का ये आपको देख रहे हो ना बाहर वाला चीज, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो P से Q तक जाता है अलोंग द सरकमफ्रेंस और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। आपके ऑप्शन है R कॉमा πr/6। ऑप्शन नंबर बी है आपका √2r कॉमा πr। ऑप्शन नंबर सी आपका है r कामा πr/2। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है √2r कॉमा πr/2। और दिया गया है कि ये जो है आपका r है। करिए, इसको ट्राई करिए, आसान है। ट्राई कर लिए, करूँ इसको? ओके, तो देखो जैसे आप P से Q पे गए, जैसे आप P से Q पे गए तो आपको ये डिस्टेंस कंसीडर करना होगा क्योंकि यही आपका क्या है, एक्चुअल पाथ है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका परपेंडिकुलर है ना। तो देखो डिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा, पहले आपको डिस्टेंस निकालना है फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, मतलब आपको ये आर्क की लेंथ चाहिए ना, ये आपको आर्क की लेंथ चाहिए, ये आपको आर्क की लेंथ चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ की आपको लेंथ चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क की लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे थीटा होता है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो आपको आर्क निकालना है तो आप आर्क लिख लीजिए इज इक्वल टू थीटा थीटा इंटू आर। थीटा कितना है, थीटा है आपका आर, सॉरी थीटा आपका है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/2 इंटू आर। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, जो आर्क की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, यानी जो आर्क की लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, जो कि कितना है, जो कि है πr/2, जो कि आपका है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका
पाई आर बाई टू ये भी हो सकता है, पाई आर बाई टू ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। देखो पी से क्यू डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि डिस्टेंस ये हो सकता है क्योंकि ये आपका एक्चुअल पाथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो अगर आप ऐसे आओगे और फिर ऐसे जाओगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका नहीं हो क्योंकि आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा ना, इससे भी बड़ा लेंथ इसका आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आप छोटा वाला लेंथ लेंगे तो ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऐसे तिरछा जाएंगे तो ये आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान तरीका है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, आपको ये हाइपोटेनस मिल जाएगा, है ना, ये आपका हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो आप लगा दीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपका निकालना है तो पी स्क्वायर आपका आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू आपका √2 × r, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, पाई आर बाई टू, और डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका √2r। तो √2r और पाई आर बाई टू ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही तरीके से आपको मैंने सिखाया। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी होती हैं, आगे की वीडियोस में आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। लेकिन ये जो तरीका था ये आपका बिल्कुल तरीके से, मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिकल फैक्टर से मैंने आपको सिखाया। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक्स बताया, ठीक है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।